Dear students, today I am discussing about TSD, which is very important topic for CAT examination. Not only for CAT, if you appear in any management or public services exams, this topic is most important. But some of the students say that, sir, you are speaking only in English. Therefore, today I lectured in bilingua, means in Hindi and in English both. First of all, take attention. What is the concept of time, speed and distance? टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये तीन फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे से रिलेट होते हैं। लेकिन सबसे पहले सोचना ये होता है कि तीन यारों की यारी एक साथ नहीं हो सकती है एट अ टाइम। तीन आदमी कभी भी दोस्त नहीं बन सकते हैं। एक आदमी उसमें कांस्टेंट तो होगा ही, मतलब पहले का दोस्त दूसरा होगा, पहले का दोस्त तीसरा होगा, तो तीसरा और पहला दोस्त बन जाएगा। In the same manner, T, S and D are three friends. If you want to derive the relation between two, then third must be constant. यदि आप चाहते हैं कि S और T में रिलेशन निकालें तो D को कांस्टेंट करना होगा। यदि S और D में रिलेशन चाहते हैं तो T को कांस्टेंट करना होगा। और यदि स्पीड और टाइम में रिलेशन निकालना चाहते हैं तो फिर डी कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब एक कांस्टेंट होगा तभी बाकी दो में रिलेशन निकल सकता है, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। फर्स्ट केस, द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड टाइम, व्हाट इज कांस्टेंट हियर? डिस्टेंस मस्ट बी कांस्टेंट। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि यदि दूरी 100 किलोमीटर चलना है, टाइम बाबू आपको 2 घंटे देते हैं तो स्पीड आपका 50 होगा। यदि 4 घंटे टाइम देंगे तो आपका स्पीड 24 होगा। यदि आपको 5 घंटे टाइम देंगे तो स्पीड 20 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमने समय को बढ़ाया वैसे वैसे आपका स्पीड घटते गया एंड वाइस वर्सा। जब समय को घटाएंगे तो स्पीड बढ़ते जाएगा। व्हाट इट मीन्स? स्पीड इज इनवर्सली वेरीज टू टाइम। मतलब मोर स्पीड लेस टाइम, लेस स्पीड मोर टाइम। सेकंड, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड स्पीड। तो डिस्टेंस और स्पीड का रिलेशन जानने के लिए टाइम को कांस्टेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपको 100 किलोमीटर जाना है और समय मैंने दे दिया 10 घंटे, तो 10 घंटे में 100 किलोमीटर जाना है तो टाइम कितना, आपको स्पीड कितना रखना होगा? 10 किलोमीटर पर आवर। यदि हम टाइम को कांस्टेंट रखते हुए डिस्टेंस को बढ़ा दिए कि नहीं 150 किलोमीटर जाना है तो स्पीड हो जाएगा 10 घंटे के लिए 15, यदि 200 तो 20, 300 तो 30 एंड सो ऑन। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है स्पीड भी बढ़ रहा है, और जैसे जैसे डिस्टेंस को हम रिड्यूस करते जाएंगे आपका स्पीड भी रिड्यूस होते जाएगा। इसका मतलब कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली वेरीज टू स्पीड व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। मतलब मोर स्पीड मोर डिस्टेंस, लेस स्पीड लेस डिस्टेंस व्हेन द टाइम इज कांस्टेंट। एंड द थर्ड रिलेशन you can also find yourself. Based on these relations, the problems of time and work must be attempted by easy way. देखिए स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन, 2 trains are coming towards each other from 2 different places with speeds of 21 km per hour and 16 kmph respectively. When they meet on the way, the differences in the distance traveled by them is 80 km. Find distance between both the places. सबसे पहला काम, किसी भी टाइम एंड वर्क हो, TSD हो, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले आपको देखना क्या है? स्केचिंग कीजिए कि किस तरीके से हम इसको बना सकें। तो यहां देखिए कि 2 ट्रेन्स कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर। एक ट्रेन यहां से चलती है, दूसरी ट्रेन यहां से चल रही है।
द स्पीड इज 21 kmph। पहली ट्रेन का स्पीड कितना 21 kmph एंड सेकंड ट्रेन का स्पीड कितना 16 kmph। 16 kmph। What is the difference in their speeds? दोनों गाड़ियों के चाल में अंतर कितना है? डिफरेंस इज इक्वल्स टू 21 minus 16, that is equals to 5 kmph। इसका मतलब आपने क्या समझा कि पहली गाड़ी जो है 1 घंटे में 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर से अधिक चलती है। टोटल कितना अधिक चली है वो 80 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर्स इन 1 आवर। Therefore 80 kilometers in 1 into 80 by 5, 16 hours। इसका मतलब साफ है कि दोनों गाड़ियां यदि साइमल्टेनियसली चली हैं तो पहली गाड़ी भी 16 आवर्स चली और दूसरी गाड़ी भी 16 आवर्स चली। तो 16 आवर्स में दोनों के द्वारा कवर डिस्टेंस 21 इंटू 16, दैट इज इक्वल्स टू 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 और प्लस 1 कीजिएगा 33। 336 किलोमीटर पहली गाड़ी चली एंड सेकंड गाड़ी कितनी चली 16 इंटू 16, 16 जा, यदि स्पार्स याद होगा तो आप लिख सकते हैं जी 256 किलोमीटर। यदि दोनों को ऐड कर दिया जाए तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन बोथ द प्लेसेस निकल जाएगा। देन यू ऐड बोथ दीज, दैट इज इक्वल्स टू 592 किलोमीटर। मतलब दोनों स्थानों के बीच की दूरी जहां से दोनों ट्रेनों ने चलना शुरू किया था 592 किलोमीटर होगी एंड इट इज योर आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, नो कैलकुलेशन, नो ट्रिक, नो टेक्निक। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, इट इज टू मच easy and many times CAT asks this types of questions. Two trains started from Delhi and Meerut respectively. First train started at 6 a.m. and reached Meerut at 10 a.m. But the second train started at 8 a.m. and reached Delhi at 11:30 a.m. When they meet on the way. प्रश्न का प्रश्न क्या है? सबसे पहला चीज क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले ये सोचना होगा कि प्रश्न क्या प्रश्न पूछता है। तो यहां पर प्रश्न का प्रश्न जो है वो व्हेन है। प्रश्न का प्रश्न क्या है? व्हेन। प्रश्न का प्रश्न है व्हेन। अब समझिए कि व्हेन किस लिए यूटिलाइज होता है। व्हेन का यूटिलाइजेशन नॉट फॉर प्लेस, नॉट फॉर डिस्टेंस, नॉट फॉर स्पीड। व्हेन का यूटिलाइजेशन केवल टाइम के लिए किया जाता है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों ट्रेनें कितने बजे मिलेंगी। अब यदि इसको डायग्रामेटिकली आप देखें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये हो गया मेरठ और ये हो गया दिल्ली। यहां हो गई दिल्ली। दोनों स्थानों के बीच की दूरी मालूम नहीं है। एक ट्रेन पहले स्थान से चलती है, यहां से इधर चल रही है और दूसरी ट्रेन यहां से इधर चल रही है। स्पीड भी अननोन है, डिस्टेंस भी अननोन है, लेकिन आपको मैंने पहले बतलाया कि स्पीड इज इनवर्सली वेरीज टू टाइम। स्पीड इज इनवर्सली वेरीज टू टाइम।
और मैंने वहाँ एनालिसिस किया था कि ज्यों ज्यों स्पीड बढ़ेगा टाइम घटेगा। यदि स्पीड का रेशियो 3:4 है तो टाइम का रेशियो 4:3 होगा एंड सो ऑन। यहाँ देखिए पहली गाड़ी को टोटल कितने घंटे लगे हैं? 4 आवर्स। पहली गाड़ी को 4 आवर्स लगे और दूसरी गाड़ी को और दूसरी गाड़ी को 7/2 आवर्स। रेशियो टाइम का क्या होगा? 4:7/2 दैट इज इक्वल्स टू 8:7। ये हुआ टाइम का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? रेशियो ऑफ स्पीड। मैंने क्या कहा था कि ठीक इसका उल्टा होगा, 7:8। इसका मतलब क्या हुआ भाई? तो पहली गाड़ी 7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है और दूसरी गाड़ी 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। पहली गाड़ी कितना देर पहले चली है? 7 किलोमीटर इस गाड़ी का स्पीड और इस गाड़ी का स्पीड कितना? 8 किलोमीटर। पहली गाड़ी 2 घंटे पहले चली है तो 2 घंटे में ये कितना दूरी तय करेगी? 7 × 2 14 किलोमीटर। मतलब पहली गाड़ी 14 किलोमीटर चल करके यहाँ पर पहुंच गई। अब दोनों गाड़ियों के बीच की दूरी पूछेगा कि कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल बात है कि पहली गाड़ी का स्पीड है 7 किलोमीटर और उसको समय लगता है 4 घंटे का, तो टोटल डिस्टेंस 28 किलोमीटर ही ना वो तय करेगी। 28 किलोमीटर में से 14 किलोमीटर वो चल दी, तो अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा? 14 किलोमीटर। और दोनों गाड़ियों के लिए टाइम जो है फिक्स हो गया कि अब 8 यहाँ भी बज रहा है और 8 बजे दूसरी गाड़ी भी खुल रही है, तो टाइम तो कांस्टेंट हो गया दोनों के लिए। अब डिस्टेंस 14 किलोमीटर। और आपको पता है कि जब दो डायनेमिक वस्तुएं चलती हैं तो वहां पर रिलेटिव स्पीड यूटिलाइज किया जाता है। अब रिलेटिव स्पीड क्या होता है? समझ लीजिए डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव स्पीड? द स्पीड ऑफ वन बॉडी, डायनेमिक बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू अदर, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। हाउ रिलेटिव स्पीड इज कैलकुलेटेड? रिलेटिव स्पीड को आप कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो रिलेटिव स्पीड डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन। यदि दोनों वस्तुएं सेम डायरेक्शन में चल रही हो। केस नंबर 2, जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे के ऑपोजिट में चल रही हो। तो जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे के ऑपोजिट में चल रही हैं, मान लीजिए कि एक निश्चित पॉइंट से आप पूरब की दिशा में चले, मैं पश्चिम की दिशा में चला। 1 घंटे में आपने 5 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया, मैं 1 घंटे में 7 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया, तो हम दोनों के बीच की दूरी आफ्टर 1 आवर कितनी होगी? 4 और 7 11 किलोमीटर। मतलब हम लोगों का रिलेटिव स्पीड कितना होगा? 11 kmph। लेकिन यदि हम सेम डायरेक्शन में चले तो स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम था, आप चले 4 मैं चला 7, दोनों आदमियों के बीच की दूरी कितनी होगी? 7 - 4 3 किलोमीटर। मतलब क्या हुआ कहने का कि यदि दोनों वस्तुएं ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती हैं तो स्पीड को ऐड किया जाएगा, और जब दोनों वस्तुएं सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो स्पीड को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो यहाँ दोनों वस्तुएं दोनों गाड़ियां जो हैं एक दूसरे के ऑपोजिट में चल रही हैं ना, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड कितना होगा? रिलेटिव स्पीड जोड़ा जाएगा ना, इज इक्वल्स टू 7 + 8 15 किलोमीटर पर आवर। एंड डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 14 किलोमीटर। तो आपको पता है कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड, दैट इज इक्वल्स टू 14/15 आवर्स। मतलब 14/15 आवर्स में दोनों गाड़ियां एक दूसरे से मीट कर जाएंगी। 14/15 आवर्स मीन्स 14/15 × 60, दैट इज इक्वल्स टू 56 मिनट्स। मतलब 8 बजे के बाद 56 मिनट और लगेंगे दोनों गाड़ियों को मिलने में। तो मीटिंग टाइम क्या होगा? 8
56 o'clock में दोनों गाड़ियां एक दूसरे से मिल जाएंगी एंड इट इज योर आंसर। इट इज वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन और इजी है। आफ्टर ट्रेवलिंग 60 किलोमीटर अ ट्रेन मीट्स एन एक्सीडेंट and thereby reduced its speed to 2/3 and reached its destination 45 minutes late। इस सेंटेंस में आपको कुछ नहीं समझना है। क्लियरली लिखा हुआ है कि 60 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और रिड्यूस्ड इट्स स्पीड टू 2/3। यहां पर बच्चे फिर गलती करते हैं। रिड्यूस्ड इट्स स्पीड टू 2/3 एंड बाय 2/3 बोथ आर डिफरेंट। इस सेंटेंस का कहने का मतलब है कि यदि उसका स्पीड x था तो अब 2x/3 हो गई, नॉट x - 2x/3, देन यू बी रॉन्ग। सेकंड पार्ट, दैट इज इमेजिनरी पार्ट, इट इज नॉट रियल बिकॉज एक्सिलरी verbs आर यूटिलाइज्ड व्हेन यू assumption एनीथिंग। जैसे यदि मैं चिड़िया होता, तो आप अंग्रेजी क्या लिखते हैं इसका? यदि मैं चिड़िया होता तो संगम के बिंदु पर नजारे का आनंद लेता। क्या इसका अंग्रेजी लिखते हैं? इफ आई वेयर अ बर्ड देन आई होवर ओवर द डिमार्केशन लाइन ऑफ मीटिंग पॉइंट्स ऑफ 3 rivers एंड टेक एंजॉय। वहां इफ का प्रयोग किए। यदि एक राजा होता तो भी इफ का प्रयोग करते। यहां हैड उसीलिए आया है। कल्पना कीजिए, हैड द एक्सीडेंट बी हैपेंड 30 किलोमीटर फर्दर, मतलब कल्पना कीजिए कि 60 किलोमीटर से आगे और 30 किलोमीटर चलने पर गाड़ी एक्सीडेंट करती तो वहां पर ना गाड़ी अपनी स्पीड को 2/3 करती और 27 मिनट लेट से पहुंचती। तो ट्रेन का स्पीड क्या था? देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ट्रेन यहां से चली और इसको जाना था यहां पर। क्वेश्चन क्या कहता है कि 60 किलोमीटर चली। मान लीजिए कि 60 किलोमीटर ये हो गया, यहां तक चली गाड़ी और एक्सीडेंट हो गया। यहां पर एक्सीडेंट नंबर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो गाड़ी जब यहां से चली और यहां आकर के एक्सीडेंट की तो यहां तक तो अपने स्पीड, मान लीजिए इसका स्पीड s km/h था, तो यहां तो s kmph से चली ना। अब यहां पर उसका स्पीड जो हो गया 2s/3 हो गया और यहां पहुंचने में उसको, डेस्टिनेशन पर पहुंचने में उसको 45 मिनट की देरी हो गई। सेकंड पार्ट जो है कहता है कि यदि यह एक्सीडेंट यहां नहीं होता, यह एक्सीडेंट 30 किलोमीटर आगे, मतलब ये एक्सीडेंट यदि यहां होता, A2 यहां होता, ये डिस्टेंस कितना 30 किलोमीटर, तो गाड़ी स्पीड को यहां ना कम करती, यहां स्पीड 2/3 करती, यहां स्पीड को गाड़ी जो था 2/3 करती, मतलब यहाँ 2s/3 से चलती और यहाँ पहुंचने में उसको 27 मिनट्स का लेट होता। अब आपको सोचना ये है कि जो गाड़ी के डेस्टिनेशन तक पहुंचने में देरी होती है किस कारण से हो रही है। तो आपको क्लियरली डायग्राम बतला रहा है कि जो भी डिस्टेंस गाड़ी के टाइमिंग में लेट हो रहा है, इस डिस्टेंस, इस 30 किलोमीटर के डिस्टेंस के कारण हो रहा है। अब देखिए कितना लेट हो रहा है, तो 45 मिनट्स और 27 मिनट्स, डिफरेंस कितना? डिफरेंस इक्वल्स टू difference is equals to 18 minutes. 18 minutes is equals to how many hours? 3/10 hours. 3/10 hours का जो डिफरेंस आ रहा है ये 30 किलोमीटर के कारण आ रहा है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो देखिए इस 30 किलोमीटर की दूरी को यदि एक्सीडेंट सेकंड पॉइंट पर होता तो उस 30 किलोमीटर की दूरी को गाड़ी कवर करती 30/s से, और यदि पहला एक्सीडेंट होता तो उस
स्थिति में गाड़ी कवर करती उसको 30/2s/3, तो 3 ऊपर आ गया। इससे टाइम दोनों का आ गया कि यदि गाड़ी 90 किलोमीटर पर एक्सीडेंट करती तो इस 30 किलोमीटर की दूरी को अपने नॉर्मल स्पीड से चलती, और यदि 60 किलोमीटर के बाद कवर कर एक्सीडेंट करती तो ये डिस्टेंस जो था 30 किलोमीटर और 2s/3 से कवर करती। अब दोनों टाइम में डिफरेंस इन टाइम्स कितना हो गया? 45/s माइनस 30/s, और टाइम में डिफरेंस कितने का दिया हुआ है? 3/10 का। अब क्लियरली आप यहां से देख सकते हैं कि 15/s इज इक्वल्स टू 3/10, देयरफॉर s इज इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर, मीन्स speed of the train, initial speed or original speed of the train is 16 kilometer per hour, and it is the question of question, hence therefore it is your answer. The third question is too much interesting. A man covered a distance of 60 kilometer in 3 hours, partly by train and partly by coach. Had he traveled all the way, देखिए फिर पहला ही क्वेश्चन का बात आ गया। Had he travel, कल्पना कीजिए कि had he travel all the way by train, मतलब सारे रास्ते को वो ट्रेन से कवर करता, he would have reached an hour earlier, तो उसको 1 घंटे कम समय लगता। टोटल समय कितना लग रहा था? 3 घंटे। और क्वेश्चन कर रहा है कि if he traveled all the way by train he reached the an hour earlier, मतलब 1 घंटे वो पहले पहुंच जाता। मतलब टाइम टेकन बाय ट्रेन is equals to 3 minus 1, 2 hours. Therefore speed of train is equals to distance 60 और टाइम 2 hours 30 kmph। मतलब आपने यदि थोड़ा सा क्वेश्चन को सोचा तो स्पीड एक चीज का निकल गया। अब वहीं पर सेम सेंटेंस में आपका दूसरा आंसर भी छिपा हुआ है। देखिए उसको अब मैं तोड़ करके पढ़ रहा हूं। Had he traveled all the way by train, he would have saved 4/5 of the time taken by coach. He would have saved 4/5 of time taken by coach. What its meaning? कहता है कि यदि वो पूरी रास्ता कोच से जाता तो जो कोच का समय लगता उसका 4/5 बचाकर ट्रेन से चला जाता। तो अज्यूम कीजिए कि कोच को टाइम ऑफ कोच is equals to x hour, then savings equals to 4x/5। यदि आप कोच के टाइम में से सेविंग्स माइनस कर लेते तो है तो ये क्या आएगा? टाइमिंग ऑफ ट्रेन। देयरफॉर x minus 4x/5 that is equals to 2 hours. If you simplify this, x/5 is equals to 2 hours, x is equals to 10 hours। मतलब कोच से जाने में आपको 10 घंटे का समय लगता और डिस्टेंस था 60 किलोमीटर। देयरफॉर स्पीड ऑफ कोच इज इक्वल्स टू 60/10 दैट इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर, एंड इट इज आंसर। स्पीड ऑफ ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कोच 6 किलोमीटर पर आवर, both are the answers of the question. The next question. 2 persons A and B are running between a track of length 90 km with a speeds of 10 kmph and 9 kmph respectively in the same direction. If they started simultaneously, then at what distance their meeting took place and how much distance they traveled separately. यहाँ पर बच्चे कहते हैं कि जब सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो मीटिंग होता ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि दे आर ट्रेवलिंग ऑन अ गिवन लेंथ ऑफ ट्रैक।
मतलब कि ट्रैक के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं। और क्वेश्चन में एक शब्द लिखा हुआ है जिसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, रनिंग। रनिंग इज व्हाट? इट इज वर्ब। एंड you know that there are 5 forms of verbs। वर्ब के कितने रूप होते हैं? 5 रूप। तो आप लोगों ने तो सीबीएसई और आईसीएसई सिलेबस और बिहार बोर्ड की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप लोगों ने क्या पढ़ा था? V1 V2 V3 V4 V5। लेकिन आपसे यदि आज मैं पूछ रहा हूं कि V1 V2 V3 V4 V5 का मतलब क्या होता है, उसका नाम क्या है, तो टीचरों ने ऐसा ही कर दिया कि V1 होता है, V2 होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दोज फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स? तो ये पता आप लोगों को नहीं है। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिरेंडियल फॉर्म एंड इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। रनिंग, जब आप किसी भी वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो बनता है जिरंड। और जिरंड का यूटिलाइज कहां करते हैं? तो व्हेन वर्क इज ऑन प्रोग्रेस, जहां भी काम जारी रहता हो वहां पर हम लोग वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। देखिए, इंग्लिश इज मोस्ट नेसेसरी फॉर कैट। यदि आपको इंग्लिश नहीं आता है तो कैट का प्रश्न नहीं बनेगा। इसलिए मैं इंग्लिश को बार बार फोर्स करता हूं कि इंग्लिश पर ध्यान दीजिए। तो यहां कहता है कि रनिंग, नॉट रन और रन्स। रनिंग मतलब दौड़ने का काम जो है जारी है। तो अब बोलिए कि मैं यदि 10 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा हूं और आप 9 किलोमीटर के स्पीड से चल रहे हैं तो आपसे पहले तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा ना, और फिर उधर से लौटूंगा, फिर जाऊंगा, फिर आऊंगा। तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि जब दोनों आदमियों का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, और जब डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो मीटिंग होगी ही। तो यहाँ एक फॉर्मूला मैं किसी दूसरे वीडियो में कॉन्सेप्ट को डील करके बतलाऊंगा कि कैसे वो फॉर्मूला बनता है। आज केवल आपको फॉर्मूला बतला देते हैं कि वो फॉर्मूला क्या होता है कि व्हेन 2 persons आर रनिंग और वॉकिंग in same direction with different speeds, then meeting always took place at 2n into d distance, where n is number of meetings and d is length of track, and d is length of track। आपको n मालूम है क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्लियरली कला देन एट व्हाट डिस्टेंस देयर मीटिंग टुक प्लेस। क्वेश्चन में रियली प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है। एट व्हाट डिस्टेंस देयर फोर्थ मीटिंग टुक प्लेस। यहाँ आप लोग जोड़ लीजिएगा, देयर फोर्थ मीटिंग टुक प्लेस। तो यहाँ n के जगह पर आप क्या रखिएगा? n के जगह पर 4 रखिएगा, d के जगह पर क्या रखिएगा? 90 रखिएगा, 90 किलोमीटर। तो मीटिंग का डिस्टेंस क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 into 4 into 90। 4 गुना 2 8 होता है, और 90 से गुना कीजिएगा 720 किलोमीटर। मतलब चौथी मीटिंग उन लोगों की, फोर्थ मीटिंग जो होगी कितने दूरी पर होगी? फोर्थ मीटिंग 720 किलोमीटर की दूरी पर होगी। और यहाँ फिर एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली वेरीज टू स्पीड व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। हियर मीटिंग का मतलब ये हुआ कि जितना टाइम आप चलेंगे उतना टाइम मैं चलूंगा। तो दोनों आदमी के लिए टाइम तो कांस्टेंट है। इसके लिए रेस में आइएगा तो मैं एक शब्द लगा दूंगा, वहां एक टर्म जोड़ूंगा, DHR, डेड हीट रेस। यहां भी मीटिंग तब भी जब ही होगी जब रेस डेड हीट होगा, मतलब सबके लिए टाइम कांस्टेंट रहेगा। तो टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड के रेशियो में हम डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे। तो स्पीड का रेशियो क्या? 10:9 मीन्स 19 रेशियो जो है दैट इज इक्वल्स टू 720। तो 1 रेशियो इज इक्वल्स टू 720/9। देयरफॉर फर्स्ट पर्सन 10 रेशियो, तो 10 रेशियो कितना? 720 into 10/19। और 9 रेशियो बराबर 720, 9 रेशियो 720 into 9/19। तो दोनों के द्वारा तय की गई दूरी अलग अलग निकल जाएगी।